हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल साथ स्टडी एट होम पर स्वागत है। आपकी 9वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जारी करवाई जाएगी। उम्मीद है कि ये आपके लिए लाभदायक होगा। अगर आपकी कोई सुझाव हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वो आप सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है वो आप डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, और इसमें हम आज इसके एक अंकीय या बहुविकल्पीय प्रश्न कंप्लीट करेंगे। तो पहला प्रश्न आज का हमारा है, कौन लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी प्रकार के विशेषाधिकारों, विशेषाधिकार क्या मतलब होते हैं कि आपको अलग से अधिकार हैं, आप सबके समान नहीं हैं, ठीक है ना। आपको अलग से कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं। जैसे कि फ्रांस में भी हमने देखा, रूस में भी हमने देखा कि ऊपर के जो तबके हैं उनको सुख सुविधाएं ज़्यादा मिल रही थी, और जो नीचे के तबके थे वो बेचारे कर वगैरह देते थे, और ऊपर के तबकों के लिए वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सेवा करते थे, ठीक है ना। तो कौन लोग ये चाहते थे कि सभी लोग समान होने चाहिए, वो थे रेडिकल समूह के लोग। 3 विचारधाराएं मैंने आपको बताई थी। एक थी हमारी उदारवादी, दूसरी थी हमारी रेडिकल, और तीसरी थी हमारी रूढ़िवादी। तो जो रेडिकल हैं वो एकदम से परिवर्तन चाहते थे और समाजवाद की स्थापना चाहते थे। उदारवादी क्या हैं, वो धीरे धीरे और सब लोग समान होने चाहिए वो चाहते थे, लेकिन ये सबके मताधिकार के पक्ष में नहीं थे, खासकर महिलाओं के मताधिकार के पक्ष में उदारवादी नहीं थे। रेडिकल चाहते थे कि सभी को मताधिकार का अधिकार मिलना चाहिए, और जो रूढ़िवादी हैं वो क्या थे, वो पुरानी परंपराओं और जो संस्थाएं हैं उन्हीं को दोबारा लागू करवाना चाहते थे। दूसरा प्रश्न, उदारवादी कैसा राष्ट्र चाहते थे, ये आपका प्रश्न यहाँ आ गया। ऐसा राष्ट्र जिसमें सभी नागरिकों समान अधिकार प्राप्त हो। अब ये समानता तो चाहते थे, लेकिन महिलाओं को मताधिकार मिले, वो उदारवादी इसके पक्ष में नहीं थे। तीसरा प्रश्न, निजी संपत्ति को सभी बुराइयों की जड़ कौन मानते थे, तो ये मानते थे समाजवादी। समाजवादी क्या कहते थे कि निजी संपत्ति ही सभी बुराइयों की जड़ है, क्योंकि लाभ की दृष्टि से काम किया जाता है, इसलिए कुछ लोग ज़्यादा लाभ कमा लेते हैं दूसरे लोगों का शोषण करके। तो अगर सभी संपत्ति पर, सारी संपत्ति पर राष्ट्र का, सरकार का कब्जा होगा, स्वामित्व होगा, तो वो लोगों की जरूरतों के हिसाब से उनके बीच में बंटवारा करेगी। चौथा, 2 प्रसिद्ध समाजवादी। अब समाजवादी का मतलब क्या है, समाजवादियों यानी कि जो समाजवाद की जो विचारधारा है उसकी पैरवी करते हो, ठीक है। समाजवाद क्या है कि जिस ऐसा समाजवाद, ऐसी विचारधारा जो निजी संपत्ति की अवहेलना यानी कि निजी संपत्ति को बुरा मानती है, और सारी संपत्ति पर किसका स्वामित्व चाहती है, सरकार का स्वामित्व, ठीक है। और सरकार ही सारे फैसले उस देश में लेती है लोगों के कल्याण के लिए। तो वो एक ऐसा समाज चाहते थे जिसमें सभी लोग समान हो और उनकी जरूरतों के हिसाब से ही सरकार उनमें बंटवारा करे। तो ऐसी विचारधारा रखने वाले कौन कौन से थे, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स। पांचवा, रूस में सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी की स्थापना कब हुई, ये हुई 1900 ईस्वी में। छठा प्रश्न, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी का एक उद्देश्य क्या था, इसका था किसानों की रक्षा करना, क्योंकि वहां पर जो बड़े जमींदार और सामंत थे वो किसानों को क्या करते थे, शोषण करते थे। जो खेती करते थे वो किसान करते थे, ठीक है। और रूस में अलग बात क्या थी कि ज्यादातर जो लोग हैं वो किस में लगे हुए थे, खेती बाड़ी में। इसमें 85% जो लोग हैं रूस की जनसंख्या का, वो किस में लगा हुआ था, 85% किसान, इसमें खेती बाड़ी में। तो इसलिए उनकी रक्षा के लिए ये पार्टी बनी। 7वां प्रश्न, 1914 में रूस की फैक्ट्रियों के मजदूरों में कितनी प्रतिशत महिलाएं थी, कितनी थी, 32% महिलाएं। तो यानी कि बहुत बड़ी परसेंटेज थी महिलाओं की। 8वां प्रश्न, रूस में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी कब स्थापित हुई, 1898 में। अब रूस में समस्या क्या थी
कि यहाँ पर जो ज़्यादातर उद्योग थे वो विदेशियों ने लगाए हुए थे, इसलिए उन मजदूरों का वो ज़्यादा शोषण करते थे। बाहर वाले जो है, बाहर वाले तो क्या करेंगे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा उनको तो लाभ कमाना है, पैसा निकालना है अपना, तो उनको लोगों की चिंता नहीं है, उनको मजदूरों की चिंता नहीं है, उनके स्वास्थ्य की चिंता नहीं है, वो तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना चाहते हैं। इसलिए जो वर्कर्स हैं, मजदूर हैं, उन्होंने अपना संगठन बनाया ताकि इन उद्योगपतियों से वो अपने आप को बचा सके, अपनी मांगों को मनवा सकें। 9वां प्रश्न, 1905 की क्रांति का किस घटना से आरंभ हुआ? खूनी रविवार से। रविवार के दिन जो मजदूर हैं वो अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, तो जो जार है, राजा, ठीक है, उसने उनके ऊपर गोलियां चलाने का आदेश दिया और उसमें लगभग 100 मजदूर मारे गए। इसी को कहा जाता है खूनी रविवार की घटना। 10वां, 1905 की क्रांति के दौरान जार ने किस परामर्शदाता संसद के गठन की सहमति दी थी? तो 1905 की ये क्रांति हुई तो लोग, क्योंकि जब 100 मजदूर मारे गए तो उसके बाद और भड़क गए और प्रदर्शन हुए, और जो राजा है वो एक परामर्शदाता के, अब ये जो एक संसद है ये मुझे परामर्श देगी, उसके हिसाब से मैं काम करूंगा, तो उस परामर्शदाता संसद का क्या नाम था? ड्यूमा। अगला प्रश्न हमारा है कि केंद्रीय शक्तियों में कौन कौन से देश थे? अब केंद्रीय शक्तियों का मतलब क्या है कि 1914 में जो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की ये एक तरफ थे, इसलिए इन देशों को बोला जाता है केंद्रीय शक्तियां, ठीक है। दूसरा, यूरोप के कौन से देशों को मित्र राष्ट्र कहा जाता है? मित्र राष्ट्र, अब ये कौन कौन से थे? ब्रिटेन, रूस और फ्रांस। यानी 1914 का जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसमें 2 समूह थे आमने सामने, भी लड़ाई तो दो में ही होगी ना। एक तरफ तो थे जर्मन, ऑस्ट्रिया और तुर्की, उनको कहते थे केंद्रीय शक्तियां। एक तरफ थे ब्रिटेन, रूस और फ्रांस, इनको कहते थे मित्र राष्ट्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी इसी से संबंधित है। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो ये 1914 से 1918 तक चला। 14वां प्रश्न, बोल्शेविक के नेता कौन थे? तो बोल्शेविकों के नेता कौन थे? व्लादिमीर लेनिन। 15वां, फरवरी क्रांति कब संपन्न हुई? तो ये कब संपन्न हुई? 12 मार्च 1917 को। तो 12 मार्च 1917 को जब ये क्रांति संपन्न हुई तो ये 12 मार्च 1917 आज के कैलेंडर के हिसाब से है, उस पुराने रूसी कैलेंडर के हिसाब से ये तारीख थी 27 फरवरी, ठीक है। तो 27 फरवरी थी, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? फरवरी क्रांति। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि अक्टूबर क्रांति कब संपन्न हुई थी? तो अक्टूबर क्रांति हमारी कब संपन्न हुई थी? वहां पे ये हुई थी 7 नवंबर 1917 को। लेकिन अब इसको अक्टूबर क्रांति क्यों कहते हैं? क्योंकि पुराने ये 7 नवंबर 1917 आज के कैलेंडर के हिसाब से है, ठीक है। उस समय के कैलेंडर के हिसाब से कितनी थी ये? 25 अक्टूबर, ठीक है। पुराने रूसी कैलेंडर के हिसाब से कितनी थी ये? 25 अक्टूबर। तो इसलिए इसको कहा जाता है अक्टूबर क्रांति। उसके बाद लेनिन सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया? तो ये किया नवंबर 1917 में। तो हम ये देख सकते हैं कि शुरू में वहां पर जो सरकार बनी फरवरी 1917 की क्रांति के बाद, तो वहां पर सरकार बनी केरेंस्की के नेतृत्व में, यानी कि मेन सेविकों के। मैंने आपको बताया था कि वहां पर 2 प्रमुख दल थे, मेन सेविक और बोल्शेविक। तो मेन सेविकों का जो नेता था वो था केरेंस्की, और बोल्शेविकों का जो नेता था वो था व्लादिमीर लेनिन। तो फरवरी क्रांति के बाद वहां पर सरकार बनी केरेंस्की की, यानी कि मेन सेविकों की। लेकिन क्योंकि उसने जो सुधार कार्यक्रम है वो सही प्रकार से नहीं लागू किए थे, वो धीरे धीरे परिवर्तन चाहता था, तो जो बोल्शेविक थे, जो व्लादिमीर लेनिन थे, वो बहुत तेजी से समाजवाद की स्थापना चाहते थे, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना चाहते थे, किसानों को जमीन देना चाहते थे, समानता स्थापित करना चाहते थे। तो इसलिए उनका टकराव बढ़ा, और अक्टूबर क्रांति के बाद जो बोल्शेविक हैं वो सत्ता पर काबिज हो गए, और व्लादिमीर लेनिन वहां का एक तरीके से शासक बन गया। तो उन्होंने अपनी सरकार बनाने के बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण नवंबर 1917 में किया।
उसके बाद 18वां प्रश्न हमारा है कोल खोज क्या था। तो छोटे छोटे खेतों को मिलाकर एक बड़ा खेत जब बना दिया जाता था तो उसको क्या बोलते थे रशियन भाषा में, कोल खोज। ठीक है ना। तो इसको हम याद कैसे कर सकते हैं भाई, सारे मिलकर कोल, कोल क्या होता है, कोयला, कोयले को खोज रहे हैं खेतों में से, भाई सारे मिला लो इसमें से कोयला खोजेंगे। ऐसे कुछ किसी भी प्रकार से आप जोड़ सकते हो याद रखने के लिए। सबका याद रखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर कोई ना कोई इमेजिनेशन आप लगाओगे, कोई इसमें स्टोरी लगाओगे तो उसको याद रखना ज़्यादा आसान होता है। 19वां, रूस में बोल्शेविकों अथवा विश्व की प्रथम समाजवादी क्रांति कब हुई। तो ये कब हुई, 1917 में। 20वां क्वेश्चन है रूसी क्रांति किस जार के शासनकाल में हुई। तो ये कौन था उस समय वहां का राजा, जार निकोलस द्वितीय, जार निकोलस द्वितीय। 21वां, रूसी क्रांति से पूर्व कौन से दो प्रसिद्ध दल थे। ये मैंने बताया था आपको, मेनशेविक तथा बोल्शेविक। 22वां, रूस में अस्थायी सरकार किसके नेतृत्व में बनी थी, केरेंस्की के। ये मैंने आपको बताया था फरवरी क्रांति के बाद वहां पर अंतरिम का मतलब क्या होता है, जो स्थायी सरकार ना हो, जो कुछ समय के लिए बने, तो उसको हम कहते हैं अस्थायी अंतरिम सरकार। तो ये फरवरी 1917 की क्रांति के बाद केरेंस्की के नेतृत्व में ये सरकार बनी थी। उसके बाद 23वां क्वेश्चन, 1917 से पूर्व रूस में किस सन में क्रांति हुई। तो ये कब हुई थी, 1905 में। कौन सी घटना के बाद, खूनी रविवार के बाद। और वहां इसका रिजल्ट क्या निकला, उसने एक जो परामर्शदाता संसद का निर्माण किया और उसका नाम क्या था, ड्यूमा। 24वां, रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, प्रथम विश्व युद्ध। जो प्रथम विश्व युद्ध में उसने अपनी साम्राज्यवादी नीतियों के कारण रूस को प्रथम विश्व युद्ध में झोंक दिया, तो उसके काफ़ी नुकसान हुआ। बहुत से जो लगभग 6 लाख सैनिक मारे गए, तो उससे लोगों के बीच में बहुत रोष था। 25वां, पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई। ये हुई 1871 में। अब पेरिस कम्यून का मतलब क्या हुआ कि जो वहाँ पर पेरिस में जो नगर परिषद थी उसके ऊपर मजदूरों ने और आम जनता ने अपना कब्जा कर लिया, वहाँ पर एक तरीके से सामूहिक सरकार बनाई, तो उसको कहते हैं पेरिस कम्यून। तो ये 1871 की घटना है। 26वां, रूस में क्रांति के परिणाम स्वरूप समाज के किस वर्ग का प्रभुत्व स्थापित हुआ। तो ये किसका हुआ, कृषक एवं श्रमिक वर्ग का। 27वां, एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी समाजवादी का नाम क्या था। तो ये था लुई ब्लांक। ठीक है ना। तो इस प्रकार ये हमारे टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट होते हैं। या आप अपने इस वीडियो के अंत में जो डिस्क्रिप्शन लिंक है वहाँ से इसकी PDF डाउनलोड करके या इस वीडियो को पॉज करके जैसा आपको उचित लगे आप अपने उसमें कॉपी में लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। धन्यवाद।